Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 अक्टूबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है फिजी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन भी मैप बेस्ड है। यहाँ पर क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के पास में एकदम क्लोजेस्ट कौन सी जगह पड़ती है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा या फिर डी श्रीलंका। सही से मैप में देखो, फिर उसके बाद सही आंसर इसका नीचे कमेंट सेक्शन में देना। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो कि मैं डेली बेसिस पर कह रहा हूँ कि आज का क्या क्या टारगेट है उसको पहले से सेट कर लो। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारे टारगेट्स लिख देना और कोशिश करना कि रात में सोने से पहले मैं अपना सारा टारगेट वो अचीव कर पाऊँ। ओके तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम पर भी। हुआ क्या है, एक एक्सपर्ट पैनल है, उन्होंने कोवैक्सीन को क्लियर कर दिया है कि अब 2 से लेकर जो 18 साल के बच्चे हैं इनको यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड की जा सकती है। तो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप ये देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर ये इस प्रकार का पहला स्टेप उठाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कोवैक्सीन कौन सी वैक्सीन है जो कि कोविड-19 के लिए दी जा रही है। आज के टाइम पर भारत के अंदर लगभग 3 वैक्सीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलेंगी। एक कोवैक्सीन हो गया, दूसरा कोविशील्ड हो गया और तीसरा स्पुतनिक 5 हो गया, है ना। अब उसमें से जो ये कोवैक्सीन है बेसिकली इसका जो इमरजेंसी यूज़ है इसको क्लियर किया गया कि अब जो छोटे बच्चे हैं, अभी तक वैक्सीन ये सभी लोगों को एडल्ट्स को दी जा रही थी, 18 साल से ऊपर वाले हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन अब क्या है, एडल्ट्स के छोड़कर एडल्ट्स के साथ साथ जो माइनर्स हैं, मतलब 2 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं इनको भी यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। और इसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया है एक एक्सपर्ट पैनल ने। इस पिक्चर में आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख पाओगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी स्टेप के साथ भारत यहाँ पर आप कह सकते हो एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने अपनी खुद की एक इंडिजीनियस एक ऐसी वैक्सीन लेकर आ चुका है जो कि हम लोग माइनर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। ट्रायल्स की बात करें तो देखो कंप्लीट ट्रायल्स हो चुके हैं इसके। भारत बायोटेक ने इसका फेज 2 ट्रायल साथ ही साथ फेज 3 ट्रायल आराम से कर लिया है और इस ट्रायल के दौरान यहाँ पर सारी चीज़ें सक्सेसफुली देखने को मिली है। उसके बाद ट्रायल के बाद बोला गया है कितनी रिकमेंडेड डोज इसकी होनी चाहिए, मतलब कितनी डोज देनी चाहिए। तो लगभग मतलब 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं इनके अंदर आप लोग 2 डोज दे सकते हो। इस वैक्सीन का आप लोग 2 डोज प्रोवाइड करवा सकते हो 28 दिन का गैप रखने के बाद, वो बताया गया। देन उसके बाद एज ग्रुप के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। एज ग्रुप में लगभग 2 से 6 साल के बच्चे, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल तक के, इनको यहाँ पर आप कह सकते हो ये आप प्रोवाइड करवा सकते हो वैक्सीन। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा स्टेप आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया का, जिन्होंने सबसे पहली बार ये ऐसी वैक्सीन लाने की कोशिश की है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसके ऊपर और भी सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया के अंदर ये पहली कुछ इस प्रकार की वैक्सीन देखने को मिलेगी, इसी वजह से ये चर्चा में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक ही नहीं यहाँ पर इस कोवैक्सीन को बनाया है, तो भारत बायोटेक ने अपनी सारी रिकमेंडेशन सबमिट कर दी है किसको, डीसीजीआई को। डीसीजीआई क्या है, यह है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर चीज़ों को और भी आगे अप्रूव करने वाले हैं, इस वजह से आर्टिकल आगे भी चर्चा में आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, बात करता है जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा गिरा है, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है, थोड़ी सी महंगाई है वो कम हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब ये महंगाई कौन से महीने की बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है सितंबर के महीने की। कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना। तो सितंबर महीने मतलब पिछले महीने का डेटा आया, जहाँ पे पता लगाया कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगभग 4.35% से गिरा है, ठीक है, डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फूड प्राइसेस को लेकर बात की जा रही है, जो खाने वाली चीज़ें हैं, फूड प्राइसेस है, उसके अंदर ही गिरावट देखने को मिली है। बाकी जो नॉन फूड प्राइस आइटम्स है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो पेट्रोल डीजल, तो इनके दाम बढ़े ही हैं। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो लगातार इंक्रीज हुआ है, वो एलिवेट ही हुआ है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना किस चीज़ के ऊपर, जो फूड प्राइसेस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा फोकस मत करना, ये डेटा चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाय द वे यहाँ पर एक टर्म आपने देखा होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता क्या एग्जैक्टली, नाम से समझ में आ रहा होगा। देखो, महंगाई को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। आर्टिकल आपको ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा हो रही है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। इन्फ्लेशन को सिंपल अगर शब्दों में बोलें तो रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट देखना, उनके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा आपको ये देखने को मिलेगा। और वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज़ के अंदर दाम बढ़ सकते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है। देखो, भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू मेजर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखो, इन्फ्लेशन ना मेजर करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के हम लोग अंदर क्या देखते हैं, होलसेल लेवल पर, यानी कि जो थोक लेवल पर अगर हम बात करें, जो प्राइस के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, थोक के दामों पर प्राइस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, उसको मेजर किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आप कह सकते हो ऐसी कमोडिटीज, ऐसे सामान जो कि हम लोग यूज करते हैं, अपने खाने पीने का सामान हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो भी हम लोग यहाँ पर यूज करें, यानी कि ऐसे सामान जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, वो एक तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आएगा। तो जो सीपीआई है, बेसिकली यहाँ पर सीपीआई भी मेजर किया जाता है और डब्ल्यूपीआई भी। डब्ल्यूपीआई आपको समझ में आ गया किस चीज़ को हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो होलसेल प्राइस है बेसिकली, उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है उसको मेजर कर रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ हैं उनको मेजर किया जा रहा है, ऐसी कमोडिटीज़ जो कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसके बारे में ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, अच्छा, इन्फ्लेशन होने के पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हैं। तो यहाँ पर कारण देखो, सबसे पहली बात एक ऐसा हो सकता है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, सोसाइटी में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, उसका प्रोडक्शन कम बढ़ हो रहा है, ठीक है। आप उसको प्रोड्यूस कम कर रहे हो, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, दाम बढ़ा देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ये आप लोग देख पाओगे, या फिर आप देख पाओगे होता क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाता है, ठीक है, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाता है, तो इससे क्या होता है, लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो वापस से यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और क्या इसके पीछे रीज़न देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख पाओगे, कभी कभी क्या होता है कि जो भी हम लोग कमोडिटीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्शन के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। मान लो कोई प्रोडक्ट, पहले इसका प्रोडक्शन हो रहा था 2 रुपये का, अब इसका प्रोडक्शन हो रहा है 3 रुपये का, तो यहाँ पर ये मार्केट में और ज़्यादा रुपये का उतारा जाएगा, तो प्रोडक्शन के अंदर जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो और इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आज के टाइम पर भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसका टारगेट क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टारगेट है 4+-2। टारगेट को कौन सेट करता है, इस टारगेट को सेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, है ना। इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, क्योंकि मैंने कल ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको बताया है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में बताया, ठीक है। तो 4+2 करके यहाँ पर आप कह सकते हो हमारा टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन हमारा इतना ही होना चाहिए। अब आप कहोगे मतलब इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 6% होना चाहिए, कम से कम 2% होना चाहिए, इसी के बीच में रहना चाहिए। ये हमारा टारगेट शुरू से सेट है, तो यहाँ पर इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं अफगानिस्तान को एक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड करवाने की। इस आर्टिकल को आगे कवर किया गया है, ये आर्टिकल आगे हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हुआ क्या है, G20 लीडर्स की यहाँ पर समिट हुई है और यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये मीटिंग हुई है ये ट्यूसडे में देखने को मिली है। और इस मीटिंग का मेन पर्पज़ था अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है उसको लेकर चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि देखो हाँ, अफगानिस्तान को ज़रूरत है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। उसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टेटमेंट ही मेंशन्ड है। अब स्टेटमेंट हमारे कोई काम का नहीं एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। हाँ, बाय द वे G20 यहाँ पर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाता है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है। देखो मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेंबर कंट्रीज याद नहीं होती। अगर हम डेली बेसिस पर इसको पढ़ रहे हैं, जब जब न्यूज़ में आ रहा है तब तब कवर कर रहे हैं, तो इससे हमारे दिमाग में बैठ जाने वाला है। तो वापस से अच्छा एक बार यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को पॉज कर दो, फोन को पलट के रख दो। G20 मेंबर्स जिसको याद है रिमेंबर करने की कोशिश करो कि हाँ मुझे हाँ G20 मेंबर्स सारे की सारी कंट्रीज के नेम पता है। जो भी ट्रिक आपने यूज़ करी हो, ठीक है, उस ट्रिक से यहाँ पर याद करने की कोशिश करो, तब जाकर क्लियर होगा कि हाँ मुझे G20 मेंबर्स अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो G20 मेंबर्स के अंदर सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। G7 कंट्रीज के मतलब 7 मेंबर हैं, G8 कंट्रीज के 8 मेंबर हैं, सब मिलाकर आप कह सकते हो। बाकी इसमें एडिशनल मेंबर्स ये भी हैं। तो G20 के अंदर इंडिया भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। G20 के अंदर ये टोटल 20 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, तुर्की, यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना देखने को मिलता है। उसके बाद जो G7 कंट्रीज है उसमें आपको ये सातों कंट्रीज देखने को मिलती हैं। G8 के अंदर कंट्रीज यहाँ पर ये 7 के साथ यहाँ पर प्लस आप इसके अंदर रशिया और ऐड कर दोगे तो वो G8 हो जाती है। लेकिन रशिया को बाहर निकाल दिया गया था साल 2014 में। उसके पीछे का रीज़न नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, डेंगू वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है नूह के अंदर, इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बीमारी है जो कि डेंगू वायरल फीवर है। डेंगू के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आज के टाइम का आपने देखा होगा, अगर अभी जो हाल ही में प्रीलिम्स हुआ है उसके अंदर डिजीज़ के रिगार्डिंग बैक्टीरिया, फंजाई और डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो डिजीज़ है वो लगातार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है यूपीएससी के अंदर, अगर आप लोग कुछ प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो, ठीक है। तो डेंगू के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी क्योंकि लगातार चर्चा में रहता है। आर्टिकल GS पेपर 3 प्लस GS पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है। सबको पता है कि हाँ डेंगू कैसे होता है, डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है। और वो जो मच्छर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है। एडिस एजिप्टी की वजह से डेंगू होता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, अच्छा मलेरिया भी मच्छर का काटने की वजह से होता है, तो मलेरिया यहाँ पर कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है उसका नाम जरूर बताना, ठीक है। डेंगू तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है। नाउ ये जो एडिस एजिप्टिस है, ठीक है, एडिस एजिप्टी की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद डेंगू की बात करें तो डेंगू के अंदर आपको 4 प्रकार की कैटेगरीज देखने को मिलती है। डेंगू 1, 2, 3, 4 अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अपने आप में सब खतरनाक हैं। और अगर हम बात करें डेंगू के अंदर लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार, ठीक है, काफ़ी तेज सर में दर्द, पेन, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे बोन है, हड्डियाँ हैं, उसमें काफ़ी दर्द होना, ठीक है, जॉइंट मसल पेन होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डायग्नोस और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, देखो डेंगू इन्फेक्शन को पता लगाया जा सकता है एक ब्लड टेस्ट के थ्रू। किसी व्यक्ति को यहाँ पर डेंगू है तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ पर काफ़ी हद तक खतरनाक डेंगू को माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पर भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ डेटा की, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि लगभग 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन हर साल निकलते हैं। इतना इन्फेक्शन हर साल देखने को मिलता है, तो उसमें से 9.6 करोड़ के अंदर तो मतलब लक्षण दिखते हैं, बाकी सारे लोगों के अंदर लक्षण नहीं दिखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की पर्टिकुलरली, तो इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख डेंगू केस देखने को मिले थे साल 2018 में, और 2019 में 1.5 लाख हो गए। मतलब लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डेंगू को आज के टाइम पर कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। देखो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चन कहाँ से बहुत ज़्यादा डीपली पूछे गए। अगर हम बात करें डेंगू को कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बाचिया, ठीक है। क्या नाम है? वोल्बाचिया बैक्टीरिया। ये इंडोनेशिया ने एक स्टेप उठाया। देखो
कुछ एरियाज है जहाँ पर डेंगू वाले मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर एक काम करो, आप कुछ मच्छर अलग से लो, उनके अंदर वोल्बाचिया बैक्टीरिया को डालो और फिर उन मच्छर को उस वाले एरिया में छोड़ दो। वो क्या करेंगे, वो डेंगू वाले मच्छर को खत्म कर देंगे। कुछ इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ध्यान रखना है, डेंगू को खत्म करने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले आप लोग एक चीज़ और देख लो, डेंगू के रिगार्डिंग वैक्सीन भी हमारे पास। डेंगू वैक्सीन का नाम है CYD TDV, या इसको डेंगू वैक्सिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अप्रूव किया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, साल 2019 में इसको अप्रूव कर दिया गया था। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, बात करी गई है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो यूएस के एडमायरल साहब हैं, इनके द्वारा कहना है कि मालाबार एक्सरसाइज को हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो क्वाड ग्रुप है, आपको मालूम होगा क्वाड ग्रुप के बीच में ही ये मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार अभ्यास होता है। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ, देन उसके बाद आगे हम कवर करेंगे, क्योंकि फैक्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हाल ही में देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड की अगर हम बात करें तो आर्टिकल GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज देखने को मिलती है, आपको रटा पड़ा होगा, कोई आपसे पूछ लेगा सपने में भी तो बता दोगे हमने इतनी बार क्वाड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, यहाँ पर ये 4 कंट्रीज़ हैं। इसको यहाँ पर कभी कभी मिनी नाटो भी बोला जाता है। चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड को बनाया गया। क्वाड का मेन काम है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसकी शुरुआत 2008 से शुरू हो चुकी थी। शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो जापान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब थे, जिन्होंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रखा था। बार बार ये कॉन्सेप्ट लेकर आते रहे। 2017 के बाद से क्या हुआ, इन कंट्रीज़ के अंदर जो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा। और उसके बाद आप कह सकते हो साल 2018, 19, 20, 21 की अगर हम बात करें तो साल 2020 में क्वाड कंट्रीज़ अपने आप में एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। इनके बीच में एक मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यह है कि मालाबार एक्सरसाइज कौन से ग्रुप के बीच में होता है, तो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में यह मालाबार अभ्यास होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मालाबार अभ्यास एक एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज मतलब यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स और एक तरीके से आर्मी सब देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल लेवल एक्सरसाइज का मतलब यह है कि जो इंडिया, जापान और USA की नेवी है, तीनों कंट्रीज़ की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। ना आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया है। देखो क्वाड ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें, क्वाड कंट्रीज़ का जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है उसके फेज़ 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब इस चीज़ को देखते हुए जो US के एडमिरल साहब हैं, इनके द्वारा कहना है कि हम लोग अपने मालाबार एक्सरसाइज को प्लस क्वाड का जो कोऑर्डिनेशन है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सब का सब डिपेंड करता है, जो भी क्वाड के ऊपर पार्टनर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे मेन फोकस इनका इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर है, और यहाँ पर इनके द्वारा यही स्टेटमेंट दिया गया है जिसको बार बार एनालाइज किया गया। साथ ही साथ आप देख पाओगे इंडिया और जो US का रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों कंट्रीज़ का मेन फोकस आज के टाइम पर कौन सा है, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर उस एरिया को पीसफुल, फ्री, स्टेबल बनाने का काम कर रही हैं। और उसके लिए यहाँ पर ये लोग नेवल एक्सरसाइज, ये जो एक तरीके से मालाबार एक्सरसाइज है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या फोकस रखा गया, साइबर को लेकर। यहाँ पे बोला कि इंडिया और US मिलकर काम कर सकते थे, दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर जो साइबर वाली कैटेगरी है वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो एक तरीके से ट्यूसडे में एडमायरल गिल्डे जो कि US के हैं, ये हमारे जो इंडिया के चीफ एडमायरल करमबीर सिंह हैं, इनके साथ इन्होंने बातचीत करी। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के साथ बातचीत करी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ बातचीत करी है। ठीक है, डिस्कशन किया है इसी क्वाड एक्सरसाइज को लेकर, इसी मालाबार एक्सरसाइज को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा हो रही है कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसके फेज़ 2 के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। फेज़ 1 जो मालाबार एक्सरसाइज का था वो अगस्त में हुआ था, इसको US ने होस्ट किया था। नाउ अब फेज़ 2 इसका 12 अक्टूबर से शुरू होगा। आप देख पाओगे 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज का फेज़ 2 देखने को मिल रहा है। इससे इन कंट्रीज़ के बीच में और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, और साथ ही साथ आप देख पाओगे वापस से इंडो पैसिफिक वाले रीजन के बारे में चर्चा हुई है। तो क्वाड क्या है, क्या मेन फोकस है, मेन गोल क्या है, वही ध्यान रखना। बार बार वही चीज़ें आएंगी हर एक आर्टिकल के अंदर, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देख पाओगे, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया फर्टिलाइजर सब्सिडी को। इसमें आप देख सकते हो हमारी केंद्र सरकार ने जो एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो देने की यहाँ पर तय किया है। फर्टिलाइजर क्या होता है आपको मालूम होगा, जो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, खाद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के अंदर आपको 2 चीज़ें पॉपुलर देखने को मिलती हैं। एक होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम लोग DAP बोलते हैं, दूसरा यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर ये सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी तो फार्मर्स इसको थोड़ा सा ईजिली ले पाएंगे। ठीक है,
इनसे फार्मर्स को थोड़ा सा कम दामों में ये प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, इससे काफ़ी हद तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है इन फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो उसी को लेकर ये सब्सिडी प्रोवाइड करवाई गई है। अब सब्सिडी के साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ें और बताई गई हैं। दो चीज़ें और क्या बताई गई, देखो सब्सिडी के साथ साथ सरकार ने हमारी जो कैबिनेट है हमारी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब जो अमृत 2.0 है उसको यहाँ पर एक तरीके से अप्रूव किया। साथ ही साथ यहाँ पर अप्रूव करा है जो एक तरीके से आपका दूसरा जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है उसको भी। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप देख पाओगे अप्रूव कर दिया गया है। काफ़ी सारा अमाउंट यहाँ पर दिया है। देखो मेन फोकस इन दोनों के अंदर यह है कि हम लोग शहर वाले एरिया के अंदर साफ सफाई को मेंटेन कर सकें, उन एरियाज़ के अंदर खुले में शौच को पूरी तरह से बंद कर सकें, और उन एरियाज़ के अंदर, उन अर्बन एरियाज़ के अंदर हम लोग वाटर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकें। ये मेन फोकस रखा गया है। अब दोनों ही स्कीम के बारे में, दोनों ही मिशन के बारे में मैंने डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं टेलीग्राम पर, वो जाकर आप लोग देख सकते हो। अलग से टॉपिक फिर से आएगा कभी चर्चा में, तो वहाँ पर मैं फिर से डिस्कस करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आपको यह आर्टिकल देखने को मिलेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यहां पर सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आज 13 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे पीएम गति शक्ति। अब ये गति शक्ति क्या है, देखो आज के टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को और ज्यादा अलग लेवल पर ले जाने के लिए यहां पर इस प्लान गति शक्ति को लॉन्च किया जा रहा है, गति शक्ति मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। इसको नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री गति शक्ति। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इसका मेन फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाना। अब इसमें देखो होता क्या है, आज के टाइम पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने वाली अलग अलग हमारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, साथ में अलग अलग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज काम करती हैं। तो ये क्या होता है, सब अलग अलग काम कर रही हैं तो अच्छा सा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो अब जो पीएम गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति के अंदर क्या होगा, जो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, लगभग यहाँ पर 16 मिनिस्ट्रीज होने वाली हैं, वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगी। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में मिलकर काम करेंगी, साथ में मिलकर डिस्कशन करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। वो मेन फोकस रखा गया है। तो ध्यान से सुनना, ये आज लॉन्च होगा। आज लॉन्च होने के बाद इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। अभी हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो आज ये लॉन्च होने वाला है, 13 अक्टूबर को लॉन्च होगा। उसके बाद कल फिर से चर्चा में आएगा, तो कल देख लेंगे हम लोग क्या क्या डिस्कशन क्या क्या है। बाय द वे जो मेन इसका पर्पज है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। नेक्स्ट आप देख पाओगे एक आर्टिकल दे रखा है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने बातचीत करी है रशियन काउंटर पार्ट के साथ। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, रशिया के जो एक तरीके से काउंटर पार्ट सर्जी लावरोव है, इनके साथ डिस्कशन किया गया और इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। यार वही सारी बातें जो कि आप लोगों को एक एक करके पता है। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इस वाले वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ये एक एक बातें आप लोगों को पता ही होंगी। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी रशिया के साथ मिलकर आए, लेकिन यहाँ पर ये नई चीज़ है। ठीक है, इस नई चीज़, ये नया टॉपिक है पूरा का पूरा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक बन सकता है। ये आगे कवर किया जाएगा, डेफिनेटली कवर किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने रशिया के साथ मीटिंग करी, रशिया के साथ साथ किर्गिस्तान के साथ भी मीटिंग करी है। ठीक है, जो जयशंकर साहब हैं वो कजाकिस्तान गए थे, कजाकिस्तान फिर उसके बाद आप कह सकते हो किर्गिस्तान गए। तो यहाँ पर किर्गिस्तान को काफ़ी हद तक यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात करी है। हमारा इंडिया लगभग आप कह सकते हो किर्गिस्तान को $200 मिलियन का LOC लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहा है। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी डील हो चुकी है और इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। इतना हम लोग यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाएंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे किर्गिस्तान को, ताकि किर्गिस्तान के अंदर डेवलपमेंट वगैरह किया जा सके। ये चीज़ अभी यहाँ पर पब्लिश नहीं हुई आर्टिकल के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम पर पब्लिश होगी। इस आर्टिकल को मैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में जो मॉर्निंग में अपलोड होता है उसमें कवर कर चुका हूँ, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर वही छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि अभी लगातार चर्चा में है कि हेरोइन का केस देखने को मिला। मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, उसको लेकर अभी भी सर्चिंग जारी है, उसको लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज के टाइम पर पूरा का पूरा केस ये देख रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट। अब ये क्या है, आप देख पाओगे प्लास्टिक वेस्ट यानी कि जो एक तरीके से कूड़ा करकट जो प्लास्टिक्स बर्बादी देखने को मिलती है, वेस्टेज देखने को मिलता है, उसको रिसाइकिल करने का एक टारगेट सेट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है जो प्लास्टिक पैकेजेस होती हैं इनको एक तरीके से मान लो आप कह सकते हो कोई सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर जो मेकर्स होंगे जो प्लास्टिक को बना रहे हैं या फिर जो प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक तरीके से वो अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे बोला यह क्या है कि दिसंबर 6 से ये पूरा का पूरा
वर्किंग में आएगा प्रोसेस। यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको हम लोग रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लास्टिक वेस्ट अपने आप में आपको 2-3 कैटेगरीज में देखने को मिलता है। एक रिजिड कैटेगरी में है, एक दूसरा फ्लेक्सिबल कैटेगरी में है, एक ठोस प्लास्टिक है, एक थोड़ा सा नरम प्लास्टिक है। दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स हैं इनको यहाँ पर बोला गया है, ये लोग एक तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इनका मेन काम यह है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक्स है उनको कलेक्ट किया जा सके और उनको रिसाइकलिंग पर भेजा जा सके, उनको रिसाइकिल किया जाएगा। जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर वो क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी लगभग 35% तक अपना जो प्लास्टिक है उसको कलेक्ट करेंगे। 2021-22 का टारगेट है और 2022 तक यहाँ पर 2022-23 का टारगेट ये 70% तक प्लास्टिक्स को कलेक्ट करेंगी। 2024 तक टारगेट ये 100% प्लास्टिक्स को ये कलेक्ट करने वाली हैं। उन प्लास्टिक को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी रिसाइकलिंग के लायक होगा उनको रिसाइकलिंग किया जाएगा, बाकी यहाँ पर प्लास्टिक्स को और भी इस्तेमाल में यूज़ किया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो, मतलब प्लास्टिक्स को ख़त्म करने के लिए पूरा फोकस रखा जा रहा है। आर्टिकल में अभी कुछ ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम में पूछ ली जाए, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग आर्टिकल को पढ़कर एक छोटा सा आइडिया माइंड में साइड में रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, बोला गया है जो पीएचडी रिक्वायरमेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है साल 2023 तक। यहाँ पर जिन्होंने भी एक तरीके से मास्टर्स डिग्री है जिनके पास, वो लोग यहाँ पर एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हाल ही में क्या हुआ था, जो यूजीसी है, यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने पीएचडी का मुद्दा रख रखा था कि मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर पीएचडी की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। लेकिन कोविड-19 आया, पैंडेमिक आया, ठीक है, इसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। प्लस हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करेंगे, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज के टाइम पर फैकल्टी की पोजीशंस बहुत ज़्यादा खाली हैं। बहुत यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 6000 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर खाली देखने को मिलेंगी। इसको फुलफिल करने के लिए हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इनके द्वारा कहना यह है कि लगभग 2023 तक पीएचडी की रिक्वायरमेंट पोस्टपोन कर दी गई है। साल 2023 तक आपको पीएचडी की ज़रूरत ही नहीं है, पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ज़रूरत क्या है कि मास्टर्स डिग्री हो आपके पास, साथ ही साथ यहाँ पर आप क्वालिफाई कर चुके हो यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर जा सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखना है, इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास चर्चा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको साइड में रखा जा सकता है, और इसको एंटीसिपेटरी बेल को साइड में कौन रखेगा, वो साइड में रख सकती है कोई सुपीरियर कोर्ट। मान लो यहाँ पर एक लोअर कोर्ट आता है, लोअर कोर्ट से ऊपर यहाँ पर हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब लोअर कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया। मतलब कोई भी सुपीरियर कोर्ट जो होगा इससे ऊपर वाला, वो क्या कर सकता है, एंटीसिपेटरी बिल को साइड में रख सकता है। मतलब क्या है, मान लो किसी लोअर कोर्ट ने यहाँ पर किसी व्यक्ति को, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बिल दे दिया। एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है, यहाँ पर पहले ही रिलीफ, मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कोई मर्डर कर दिया है, अब यहाँ पर वो बेल मांग रहा है उस छूटने के लिए, तो उसको अरेस्ट करने से पहले बेल मिल जाती है। अरेस्ट करने से पहले बेल मिल जाना, उसको हम लोग एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरेस्ट करने से पहले ही, अरेस्ट होने से पहले वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। तो यहाँ पर मान लो किसी लोअर कोर्ट ने इस केस के अंदर एंटीसिपेटरी बिल दे दी है, लेकिन यहां पर मुद्दा कोई दूसरा सुपीरियर कोर्ट देखता है, तो सुपीरियर कोर्ट यहां पर उस एंटीसिपेटरी बिल को साइड में रख सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको साइड में रखा जा सकता है एंटीसिपेटरी बिल को। अब एंटीसिपेटरी बिल के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एंटीसिपेटरी बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक तरीके से सेक्शन 438 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जब सीआरपीसी को अमेंड किया गया था। सीआरपीसी मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, इसको अमेंड किया गया था 1973 में। तो सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंटीसिपेटरी बिल का मेन मकसद यह है कि पर्सन को लिबर्टी मिल जाए, और सॉरी यहाँ पर पर्सन, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अरेस्ट होने से पहले छूटने के लिए यहाँ पर एक बिल लेता है। अ पर्सन डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इवन बिफोर अरेस्ट मेड, ठीक है, अरेस्ट होने से पहले यहाँ पर यह बिल प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल की बात हो रही है, तालिबान के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बातचीत करी है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएस के साथ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन और यूएस टीम के साथ बातचीत हुई है कतर में, और तालिबान ने ये जो बातचीत करी है वो फेस टू फेस बातचीत हुई है। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, और ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान ने फेस टू फेस बातचीत करी यूएस के साथ,
यूरोपियन यूनियन टीम के साथ। और यहाँ पर जो भी डिस्कशन हुआ है इसके अंदर जो ब्रसल्स है उसने तो बोल दिया है कि 1.2 बिलियन डॉलर यहाँ पर अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवाएंगे एज अ एड, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी हद तक खराब है। उन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को थोड़ा सा सही करने के लिए, उन डिजास्टर को कम करने के लिए, जो सिचुएशन खराब है उनको सुधारने के लिए कुछ अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहिए। और उसी प्रकार से जो यूएन के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहाँ पर हाल ही में बोला भी है कि देखो कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए अफगानिस्तान को, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कॉलेप्स देखने को मिला है वो इकोनॉमिक्स कॉलेप्स ठीक हो जाए, यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन जो बेकार हुई है वो ठीक हो जाए। हालांकि यहाँ पर देखो जो तालिबान है उसने यहाँ पर क्या करा, जो अफगान वेमेन हो गया, गर्ल्स हो गया, इनकी राइट्स का हनन किया है, इनके राइट्स को वॉयलेट किया है, इस चीज़ की निंदा भी करते हैं, इस चीज़ की हम लोग यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यूएन ने बोला है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवा देना चाहिए अफगानिस्तान को, ताकि जो है वो एक तरीके से ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस निकल रहे हैं इन क्राइसिस से बाहर निकल सके। अफगानिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है वो उससे बाहर निकल सके। तो ये यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आर्टिकल में बस खाली इतना सा याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल जहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत है वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पर उतना ही पढ़ के हट जाना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, चाइना ने लॉन्च कर दिया बायोडाइवर्सिटी फंड, मतलब जो जी जिनपिंग हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है 233 मिलियन डॉलर यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्री के अंदर अपने बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंट्री के एनवायरमेंट के ऊपर यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। आप देख पाओगे तो कितना अमाउंट यहाँ पर 233 मिलियन डॉलर्स दिया गया है ताकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, तो ये आप देख पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया चाइना यानी बीजिंग आज के टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन चाइना से ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। और चाइना ने अपने टारगेट भी रख रखे हैं, साल 2030 तक टारगेट रख रखा था, फिर साल 2050 तक का टारगेट रख रखा है कि हम लोग जो पोल्यूशन है उसको कम से कम करेंगे, हम लोग नेट जीरो तक पहुंचेंगे साल 2050 तक, जो एमिशन है उसको 2050 तक कम कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा, ये फोकस रखा गया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना आज के टाइम पर उसी के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर बोला गया कि चाइना आने वाले टाइम पर यानी कि जो अपना नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार पैसा स्पेंड करने वाला है। अभी यहाँ पर कितना अमाउंट स्पेंड किया है मैंने आपको बताया, कितना दिया है 233 मिलियन डॉलर। उसके बाद यहाँ पे बोला गया साल 2030 में यहाँ पर और भी अमाउंट लगाने वाला है 350 बिलियन डॉलर तक का, और 2050 तक यहाँ पर चाइना खर्चेगा 536 बिलियन डॉलर। आप कह सकते हो ये कुछ टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो मैंने अभी अमाउंट बताए, ठीक है, ये वाले जो अमाउंट बताए यहाँ पर दुनिया भर की स्पेंडिंग बताई जा रही है, ग्लोबल स्पेंडिंग है। यहाँ पर हम लोग अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना पैसा खर्चने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उससे दिक्कत देखने को मिलेगी। कौन सी वाली, उसके नीचे ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, सी लेवल बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि होगा क्या, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा और इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, हीट वेव्स जनरेट हो रही हैं। इससे क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बड़े बड़े जो यहाँ पर बर्फीले पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इससे क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सारा पानी कहाँ जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा। समुद्र के अंदर जाएगा तो जो समुद्र का लेवल है वो राइज होता हुआ नजर आएगा। तो एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है कि आने वाले टाइम पर आप कह सकते हो बहुत बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे अगर यहाँ पर अभी भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस नहीं रखा गया। सबसे ज़्यादा बुरा हाल एशिया को होने वाला है। एशिया के अंदर इंडिया भी है, प्लस और ही वेरियस कंट्रीज़ हैं जिनका बुरा हाल होगा, जहाँ पर ये एक तरीके से एक अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये एक सी लेवल राइज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, वो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर के लिए हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर ये एमिशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ये ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे और एक दिन ना आने वाले टाइम पर एक ना एक दिन बहुत बुरी तरह से जो सी लेवल राइज है दुनिया भर का वो हिट होने वाला है। सी लेवल राइज होगा तो बहुत सारे जो तटीय वाले एरियाज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, वो डूबते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे, फ्रांस ने अभी यहाँ पे बोला है कि हम लोग 35 बिलियन डॉलर्स का रिवाइवल प्लान लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्लान है बेसिकली फ्रांस अपनी कंट्री के अंदर ये पैसा खर्चेगा, डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट प्लान है, हमारे लिए कोई काम का आर्टिकल नहीं है। फ्रांस अपने कंट्री के अंदर पैसा खर्चने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, ठीक है, ग्रीनर एयरप्लेन्स के ऊपर खर्चने वाले हैं। मतलब एक तरीके से जो पैसा है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के ऊपर भी लगाया जाएगा ताकि पोल्यूशन यहाँ पर कम किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे काम का आर्टिकल नहीं है, फ्रांस अपने कंट्री के अंदर पैसा खर्चने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखो बिजनेस सेक्शन पे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट क्यों करवाऊँ आपका। यहाँ पर आर्टिकल के अंदर देखो बात करी गई है जो IMF है, ठीक है। IMF ने सिर्फ और सिर्फ एक रेटिंग दी है, एक रेटिंग दी है कि इंडिया की जो ग्रोथ है
वो 9.5% से हम लोग को देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ग्रोथ 2022 में कितनी देखने को मिलेगी, 2023 में कितनी देखने को मिलेगी, इनको सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ के हटा सकते हो, इनका कहीं यूज़ नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज होता रहता है, कभी 8.5% आ जाती है, कभी 9.5% आ जाती है, तो ये ग्रोथ रेट अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज के एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बात करी गई है पेंडोरा पेपर्स के बारे में, डिस्कशन होगा, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई है, अभी जो हमने पेज नंबर 1 पे आर्टिकल को डिस्कस किया था। देन उसके बाद एक आर्टिकल, बहुत ज़्यादा बेहतरीन आर्टिकल, यहाँ पे बात करेंगे सिलिकोसिस, एक बीमारी के बारे में जिससे काफ़ी सारे लोग अफेक्टेड हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आईएस वर्सेस तालिबान देखने को मिलेगा, इस्लामिक स्टेट वर्सेस तालिबान, एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, इसी के ऊपर आज का आपको थंबनेल भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हो रही है जो सैंक्शंस है, उस सैंक्शंस का डर आज के टाइम पर इंडिया और यूएस के रिलेशंस के ऊपर देखने को मिल सकता है, और वो सैंक्शन है कार्ड से सैंक्शंस, क्या डर हो सकता है इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हो रही है जो फ्री पावर है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस प्रकार से प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हम लोग अपने टूरिज्म सेक्टर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले आर्टिकल से। देखो यहाँ पर आपको मालूम होगा, हाल ही में अभी 3 अक्टूबर की बात है, पेंडोरा पेपर लीक देखने को मिला। पेंडोरा पेपर लीक के अंदर पता ये चला कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ वाले लोगों ने पैसा दुबका रखा है टैक्स से बचने के लिए। आपको मालूम होगा ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। मतलब क्या है, मतलब आप देख पाओगे ये इसके अंदर पेंडोरा पेपर लीक के अंदर बहुत सारे जो है एक तरीके से जर्नलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि काम कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कितने जर्नलिस्ट थे। 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट थे, 150 मीडिया थे, 150 मीडिया आउटलेट्स थे, और 117 कंट्रीज थे। ये सब ने मिलकर क्या करा, इन सब ने मिलकर छानबीन करी है। किस चीज़ की छानबीन करी, कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उन्होंने पैसा कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर दुबका रखा है। अब छानबीन करने के दौरान इस जर्नलिस्ट के अंदर, इस मीडिया आउटलेट के अंदर, भारत का भी एक मीडिया था, वो था इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, है ना। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करा, और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारत के अंदर जो लोग हैं, भारत के अंदर जो रिचर सेक्शन वाले लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्होंने टैक्स से बचने के लिए अपना बहुत सारा अमाउंट जो है एक नकली कंपनी के रूप में सारा पैसा लगा रखा है। कहाँ पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों जैसे कि बेलीज के अंदर, पनामा कंट्रीज़ के अंदर, सॉरी पनामा के अंदर, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे स्विट्जरलैंड, साइप्रस, सीचिल, सिंगापुर, हांगकांग। तो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा देखने को मिलेगा इंडियन पर्सनैलिटीज़ का। और इंडियन पर्सनैलिटीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर अनिल अंबानी आते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं, ठीक है, जैकी श्रॉफ आते हैं, और भी लगभग 300 से ज़्यादा इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं, भारतीय लोग हैं, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना पैसा एक नकली कंपनी के रूप में इन सारी कंट्रीज़ के अंदर डाल रखा है। क्यों डाल रखा है, इसका सिंपल सा रीज़न है ताकि सरकार से टैक्स को बचाया जा सके। ये इस पेंडोरा पेपर लीक ने सब कुछ बताया, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हो कि अब यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, इन कंट्रीज़ के अंदर क्यों पैसा दुबकाया। इन कंट्रीज़ के अंदर पैसा डालने की क्या ज़रूरत है, पैसा डालने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर टैक्स लगता ही नहीं है। हमारे कंट्री में टैक्स बहुत ज़्यादा है। हमारे कंट्री में आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, 40 लाख, मतलब फिर भी 35 to 40 लाख रुपीज़ आप सरकार को दे दो, ठीक है, आप इतना पैसा सरकार को दे दो, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए अगर आप कमा रहे हो तो इतना टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। टैक्स आपको, मतलब जो सरकार, जैसे कि मान लो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर सरकार ने बोल दिया हमें 5% टैक्स दे दो, बाकी आप कुछ भी करते रहो, कहाँ से पैसा आ रहा है कुछ भी आ रहा है, भाड़ में जाओ, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जहाँ पर टैक्स बहुत कम है, ना के बराबर है, उनको टैक्स हेवन कंट्रीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से पैसा को दुबकाया जा रहा है, पैसा को रखा जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आई होप आप समझ में आ गया होगा पेंडोरा पेपर लीक क्या है। अब हम लोग इस आर्टिकल को थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, ऑथर ने क्या क्या यहाँ पर मैंशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पता ये चला कि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही कहीं ना कहीं गलती देखने को मिलेगी। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही कहीं ना कहीं एक छेद, एक लूप होल है, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो देखने को मिला, इस प्रकार से पैसा सारा पहुंचा है। इसके अंदर बताया गया, अगर मैं बात करूं भारत के अंदर 330, मतलब भारत के अंदर भी नहीं, अगर हम बात करें, इसने ये बताया 330 पॉलिटिशियन हैं, 130 फॉर्ब्स बिलियनियर्स हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ड्रग डीलर्स हैं, जिन्होंने अपना पैसा दुनिया भर में डाल रखा है। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी गई है, ओके। अगर बात करें क्या ये पेंडोरा पेपर लीक पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के जो डेटा है वो हमेशा से लीक होता हुआ आया है। इतिहास की बात करें 2017
2017 में पैराडाइज पेपर लीक हुआ था। जैसे पेंडोरा पेपर है ना, उसी प्रकार से 2017 में पैराडाइज पेपर लीक हुआ था। यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने विदेशी कंपनियों में पैसा छुपा के रखा था। उसी प्रकार से 2016 में पैनामा पेपर लीक हुआ था। तो पैराडाइज पेपर लीक, पैनामा पेपर लीक, उसके बाद अब की बार पेंडोरा पेपर लीक देखने को मिला है। लगातार ऐसे लीक देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे ये तो कुछ नहीं है, आगे और भी बहुत सारे लीक देखने को मिले हैं। लग्जमबर्ग के अंदर लग्जमबर्ग लीक देखने को मिला था साल 2014 के अंदर। 2008 में आप देख पाओगे एक लीक देखने को मिला था ऑर्ज। उसके बाद यहां पर और भी आप देख पाओगे क्या हुआ था, जो 2008 के अंदर ये लीक हुआ था। यहाँ पर आप कह सकते हो जो एलजीटी बैंक ऑफ लिechtenstein है, यहाँ के बहुत सारे लोग थे। इसके अंदर इंडियन नेम्स भी थे बहुत सारे, और हमारी सरकार ने एक तरीके से एक्सेप्ट भी किया था कि यहाँ जो डेटा लीक हुआ है इसके अंदर भारत के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक और लीक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी साल यहाँ पर हर्वे फाल्केनी करके आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये डेटा निकल कर आया था। उसके बाद और भी यूएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यूएस बैंक जो यूबीएस बैंक है और ब्रैडले है, इनका डेटा लीक हुआ था। उसके बाद आप कह सकते हो और भी इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में इंसिडेंट देखने को मिले हैं। अलग अलग प्रकार से डेटा लीक होते हुए नजर आए हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज के डेटा लीक हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कोई ये नई बात नहीं है, ये हमारा डेटा पूरा का पूरा इतिहास अगर बताए तो इतिहास के अंदर आप देख पाओगे लगभग 3 बहुत बड़े लीक हुए हैं। 3 लीक के तो आपको नाम याद रखने हैं। वो 3 लीक कौन कौन से हैं? एक है पैराडाइज, एक है पनामा पेपर, और उसके बाद एक है पेंडोरा पेपर। तीनों पीपी से हैं, ध्यान रखना। 2016 के अंदर पनामा पेपर लीक हुआ था, 2017 के अंदर पैराडाइज पेपर, 2021 के अंदर आपको यहां पर यह पेंडोरा पेपर देखने को मिलेगा। तो तीनों पी से हैं, तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। अब बात करते हैं जो ये लीक पेपर्स हैं, इन्होंने यहां पर बताया क्या है। इन्होंने बताया है कि जो बहुत सारा पैसा है टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर छुपा पड़ा है, टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर डाला है किन्होंने? रिचर सेक्शन वाले लोगों ने। अगर मैं बात करूं जैसे भारत के अंदर बात करते हैं हम लोग, यहां पर सचिन तेंदुलकर जी का पैसा जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर देखने को मिला। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में यहां पर पैसा ट्रांसफर किया गया। इन्होंने नकली ट्रस्ट बनवा ली, वहां पर नकली कंपनी बनवा ली, मुखौटा कंपनी है, वहां पर पैसा डाल के दिखा दिया और सरकार से टैक्स को बचा लिया है। तो यहां पर इस प्रकार का ये चीजें देखने को मिलती हैं। एक तरीके से मैंने आपको बताया, नकली ट्रस्ट बनवाया, शेल कंपनी कुछ भी बनवा ली और वहीं पर पैसा को इन्वेस्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से टैक्स को बचाया गया है, और इस टैक्स को बचाने को हम लोग एक तरीके से ब्लैक मनी भी, बिल्कुल ब्लैक मनी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो रिचर्ड सेक्शन है दुनिया भर में, इन्होंने ये काम किया है ताकि टैक्स को ना दे सके, जैसे मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है। और इसके अंदर बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक ऑफिशियल्स, बिलियनियर, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स, बिग बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने ये काम किया है हाई टैक्स रेट से बचने के लिए ये काम किया। अगर हाई टैक्स रेट नहीं दोगे इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान आम नागरिक को होगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं आएगा और सरकार यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएगी। तो इससे नुकसान किसको होगा? सारे लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करें पेंडोरा पेपर्स की, तो देखो यहां पर बोला गया है कि जो डेटा है ये बताता है लगभग 29,000 लोग, लगभग 30,000 के आसपास लोग हैं जिन्होंने पैसा दुबका रखा था। उसके अंदर भारत के भी बहुत सारे 300 से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। प्लस डेटा इसके अंदर 2.94 टेराबाइट का डेटा आपको ये देखने को मिलेगा, इतना डेटा लीक हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पता लगाया गया, अगर हम बात करें दुनिया भर में कौन कौन से लीडर्स थे, तो मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर का नाम है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन वगैरह का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसका सिंगर शकीरा का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि किंग ऑफ जॉर्डन हो गए, इनका नाम है। बहुत सारा पैसा इन्होंने दुबका रखा है। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मर ब्रिटिश मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो इन सब ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ में एज आ, यहाँ पर आप कह सकते हो टैक्स से बचने के लिए डाला। और इसको हम लोग ब्लैक इनकम जनरेशन भी बोल सकते हैं, ब्लैक इनकम भी बोल सकते हैं, ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद और क्या क्या बताया गया, देखो इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक तरीके से बहुत सारे देखो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने उधार लिया होता है। उधार लेने के बाद भी यहाँ पर पैसा दूसरी कंट्री के अंदर डाल रखा है और उधार चुकाया नहीं है और सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो इससे यहाँ पर कंट्री को ही नुकसान देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, अगर हम बात करें तो हर एक कंट्री ने को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी भी। देखो यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लोग क्यों भागते हैं? आपको मालूम होगा बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े बड़े इंडियन फ्रॉडस्टर जो बड़े बड़े फ्रॉड करने के बाद यहाँ पे विजय माल्या और ये सारे लोग यहाँ पर फ्रॉड करने के बाद यूके क्यों भागते हैं? यूके के अंदर जो ये रूल्स एंड लॉज है ना, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो लॉज हैं, मतलब कमज़ोर क्या, जो रिचर सेक्शन वाले लोग हैं ना उनको फेवर करता है वहाँ के लॉ, ठीक है। तो इस वजह से लोग काफ़ी हद तक
भागते हैं पैसा लेके, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज कर लेते हैं और वहाँ पर यूके का पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। ठीक है, थाउजेंड ऑफ फॉरेन बायर्स आपको यूके के अंदर देखने को मिलेंगे। उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर सामान रेंट पर ले रखा है। ठीक है, आप कह सकते हो इसी वजह से यूके के अंदर काफ़ी सारा पैसा आपको सर्कुलेट होता हुआ नजर आएगा। यूके इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, रिचर्ड सेक्शन को सपोर्ट करता है, इस वजह से लोग यूके के अंदर भी भागते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आज के टाइम पर इंडिया को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन भारत कर भी रहा है, वो आप लोग देख पाओगे, इसमें मेंशन किया गया। देन उसके बाद आज के टाइम पर अभी हाल ही में एक और स्टेप उठाया गया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अपने कॉर्पोरेट के ऊपर मिनिमम 15% टैक्स लगाएंगी, मतलब कि एक इक्वालिटी वाला टैक्स लगाया जाएगा। मतलब आपको मैंने समझाया था अभी 2 दिन पहले ये आर्टिकल चर्चा में था, संडे वाले दिन मैंने आपको ये आर्टिकल समझाया था। ठीक है, फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल आया था। यहाँ पर क्या होगा कि मान लो देखो पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि यहाँ पर किसी कंपनी के ऊपर बहुत कम टैक्स चार्ज कर रही थी। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, यहाँ पर भारत हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्वे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कंपनी हो गई गूगल। अब गूगल कंपनी यहाँ पर आप कह सकते हो इसको सोचना है कि मैं भारत के अंदर अपना रेवेन्यू सेट करूँ या फिर मैं अपना रेवेन्यू नॉर्वे के अंदर सेट करूँ। तो सबसे पहले कंपनी क्या देखेगी, कंपनी ये देखेगी कि कौन सी जो गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा ले रही है, मतलब कौन सी गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा ले रही है, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स कम ले रही है, इस चीज़ को एनालाइज करेगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया के अंदर जो टैक्स है वो यहाँ पर सरकार ले रही थी 25%। अगर गूगल कंपनी भारत के अंदर अपना रेवेन्यू सेट करेगी तो उसको 25% एज अ टैक्स भारत सरकार को देना होगा। लेकिन नॉर्वे ने क्या कर रखा है, नॉर्वे ने कह रखा है हम 15%, हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो नॉर्वे ने सेट कर रखा है हम 10% लेंगे, 5% लेंगे। तो यहाँ पर कंपनी कहाँ पे जाएगी, कंपनी नॉर्वे के अंदर सेट होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, कि वहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन अभी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इस चीज़ को ख़त्म कर कर G20 कंट्रीज़ ने बोला अब जो मिनिमम टैक्स रिक्वायरमेंट है वो 15% होगा। 15% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब कि नॉर्वे भी अगर जो टैक्स लेगा वो 15% लेगा, मतलब कि 15% टैक्स चार्ज करेगा। अगर 15% नहीं चार्ज करेगा, 10% चार्ज करेगा, तब भी इस कंपनी के ऊपर 15% ही लगेगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो 5% होगा वो यहाँ पर इस कंपनी का जो ओनर कंट्री होगी वो ले लेगी। जैसे मान लो इस कंट्री की गूगल का जो ओनर है वो US हो गया तो US 5% चार्ज करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अभी मिनिमम 15% लाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लाए जाएंगे ताकि ऐसी दिक्कतों को हटाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, डू नॉट ब्रीथ ईज ऑन द सिलिकोस प्रिवेंशन पॉलिसी। यहाँ पर इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखो कोविड-19 की वजह से तो दिक्कत देखने को मिली। कोविड-19 के बाद आप देख पाओगे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो रही है, जो यहाँ पर माइंस में काम कर, जहाँ पे कोयले की खदान या फिर जो माइंस हो गई यहाँ पर काम कर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, कूड़ा करकट ज़्यादा है, धूल ज़्यादा है। ठीक है, डस्ट की वजह से एक बीमारी निकल कर आ रही है, उस बीमारी का नाम है सिलोकोसिस। ठीक है, ये जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक है, अगर इसको ट्रैक नहीं किया गया, इसको पकड़ा नहीं गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे वर्कर्स, और ये बीमारी कैसे होती है, धूल मिट्टी से देखने को मिलती है। बहुत सारे वर्कर्स जो कि यहाँ पर माइंस में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये कॉमन देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल में जो ऑथर है इन्होंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट को मेंशन किया है। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट को मेंशन करूंगा नहीं, मैं एक पूरा का पूरा आर्टिकल कंट्री के वाइज पढ़ेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सिलिकोसिस और माइनिंग सेफ्टी करके यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे राजस्थान के अंदर जो माइनिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अंदर ही इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस या सिलोकोसिस के देखने को मिलते हैं, ये आप लोग देख पाओगे। सिलोकोसिस एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता देता हूं। सिलोकोसिस एक बीमारी आपको देखने को मिलेगा, एक हेल्थ इलनेस है, दुनिया भर में देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, जो लंग डिजीज, जो आपके लंग्स हैं उसके अंदर एक डिजीज प्रोड्यूस होती आती है। हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट में रहते हैं, धूल मिट्टी में रहते हैं, और धूल मिट्टी के अंदर सिलिका प्रेजेंट है। वो सिलिका हमारे अंदर जाता है, क्योंकि हम लोग सांस लेंगे तो फिर वो सिलिका हमारे अंदर जाएगा और हमारे लंग्स को डैमेज करेगा। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, उससे बीमारी निकल कर आएगी सिलिकोसिस। तो सिलिका की वजह से बीमारी हो रही है, इस वजह से इसको सिलिकोसिस बोला गया है। और इसमें क्या होगा, आप जो है सांस सही से नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, जो स्किन है वो नीली पड़ने लगती है, ठीक है, खाल नीली पड़ने लगती है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिलोकोसिस एक इनक्योरेबल कंडीशन है, मतलब कि आप कह सकते हो अगर आपने सही से इसको ट्रीट नहीं किया ना तो यहाँ पर इसको ठीक नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर डेथ भी हो जाती है, प्लस उनके अंदर परमानेंट फिजिकल डिसएबिलिटी भी देखने को मिलती है। सिलिकोसिस बहुत सारे लोगों के अंदर कॉमन आपको देखने को मिलेगा, और वो बहुत सारे लोग कौन से लोग हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो माइंस में काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो उनके अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। किसकी वजह से होती है? सिलिका की वजह से होती है। सिलिका का SiO2 भी बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। एक क्रिस्टल लाइक मिनरल होता है, ये मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर, रॉक के अंदर। तो ये मिनरल बहुत भरपूर मात्रा में होता है और यही मिनरल जो है लोगों के अंदर जाता है, लोगों के अंदर जाने के बाद लंग्स को डैमेज करता है। इसकी वजह से ये सिलिकोसिस बीमारी देखने को मिलती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया इसको बहुत सारी पॉपुलेशन में रिपोर्ट किया गया है। बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रियल काम जो करते हैं, एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर जो डस्ट वगैरह है, इसकी वजह से बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बोला गया यहाँ पर आप देख पाओगे जो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री सिलिका है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोटिस नहीं कर पाओगे। सिलिका एक तरीके से ओडरलेस होता है, क्योंकि सिलिका को आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, सिलिका को इनहेल कर लेते हो क्योंकि सिलिका ओडरलेस होता है, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से आप नहीं पहचान पाते, नॉन इरिटेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई तुरंत एकदम से, जैसे कि मान लो आज आपने इनहेल कर लिया तो आज ही आपको पता नहीं चलेगा, बहुत टाइम बाद आपको यहाँ पर इसका रिएक्शन होना चालू होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको हम लोग सही से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। डायग्नोसिस इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब पता लगाना इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपने आप में बहुत लंबा मतलब सालों लग जाते हैं इसको पता लगाने में कि बीमारी हाँ ये हो रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो अपने आप में खतरनाक है और इसके लिए सरकार को स्टेप उठाने पड़ेंगे इस सिलिकोसिस को कम करने के लिए। और सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए भी हैं। जैसे क्या क्या स्टेप उठाए मैं आपको बता देता हूं। भारत के अंदर लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिलिकोसिस के शिकार बन चुके हैं। मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स जो कि एक तरीके से रिस्क पर हैं सिलिकोसिस के। और साथ ही साथ बोला गया कि इनको यहाँ पर एक तरीके से रिकग्नाइज किया गया है बाय द फैक्ट्रीज एक्ट और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है सिलिकोसिस से अफेक्ट हो जाता है, इसको बीमारी लग जाती है, तो उसके बदले में सरकार यहाँ पर कंपनसेशन देगी ताकि वो अपना प्रॉपरली इलाज करवा सके। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का। भारत के अंदर जो ये सिलिकोसिस बीमारी है ये कौन कौन से एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? गुजरात के अंदर, राजस्थान, पौंडीचेरी, उसके बाद यहाँ पर पुडुचेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इन सभी एरियाज़ के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा देखने को मिलेगा, माइनिंग का काम ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन एरियाज़ के अंदर सिलिकोसिस वाली बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर जो सरकार है वो ऐसे स्टेप्स उठा रही है जहाँ पर इन लोगों को एक कंपनसेशन दिया जाएगा, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये लोग अपनी जान बचा सकें। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा और आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है जो सैंक्शंस का क्लाउड, सैंक्शंस के बादल देखने को मिलेंगे इंडिया और यूएस के रिलेशंस के ऊपर। मतलब क्या है? आज के टाइम पर यूएस का एक डर है, मतलब भारत के ऊपर एक डर है कि यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, ठीक है, और इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अब सैंक्शंस किस बात पे लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या है ना कि भारत आज के टाइम पर रशिया से S-400 सिस्टम खरीद रहा है, ठीक है, इसका यहां पर डर देखने को मिलेगा। और जो यूएस है, मतलब अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया से ये वाला डिफेंस सिस्टम खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेसिस पर यूएस जो है यहाँ पर भारत के ऊपर कार्ड सा सैंक्शन लगा सकता है। तो कार्ड सा सैंक्शन क्या होता है, एक एक चीज़ करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी साहब, इन्होंने हाल ही में बोला कि जो हमारा S-400 सिस्टम है उसकी डिलीवरी जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगी। रशिया से हम लोग यहाँ पर इस सिस्टम को परचेज कर रहे हैं और इसी के रेस्पॉन्स में यूएस आ गया सामने। यूएस के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये डील करते हो या आप S-400 सिस्टम को परचेज करते हो तो यहाँ पर यूएस के कार्डसा के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं इंडिया के ऊपर। कार्डसा के सैंक्शंस मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो यहाँ पर ये सैंक्शंस लग सकते हैं भारत के ऊपर। ये स्टेटमेंट दिया गया यूएस के कांग्रेस मिसेस शर्मन के द्वारा, ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि देखो ये जो S-400 सिस्टम है अपने आप पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इंडिया इसको ना परचेज करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा यूएस चाहता है। अगर हम बात करें, इंडिया ने एक डील कर रखी है, इंडिया लगभग 5 यूनिट खरीदेगा इस S-400 सिस्टम की। और ये जो डील है हमने 40,000 करोड़ रुपए की डील करी है, 3 साल पहले एग्रीमेंट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी रिसीव करने वाले हैं। अब बात करते हैं ये कार्डसा सैंक्शंस आया कैसे। तो ये जो सैंक्शन है बेसिकली कार्डसा, क्योंकि इसी की बात हो रही है ना, इंडिया के ऊपर यही सैंक्शन लगने का डर है, ये यूएस लगा सकता है। तो इस सैंक्शन की शुरुआत हुई थी 2017 में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सैंक्शंस के बारे में चर्चा हो रही है, मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जहाँ पर आपका काम हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कार्डसा यहाँ पर ये यूएस का लॉ है। कार्डसा की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या होता है, कार्डसा सैंक्शंस यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है अगेंस्ट रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। मतलब
कोई रशिया से, मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल, इंडिया अगर रशिया से कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम परचेज करता है तो कार्ड्स सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लग सकते हैं। कोई ईरान से यहाँ पर परचेज कर सकता है, मान लो इंडिया यहाँ पर कुछ चीज़ें ईरान से परचेज कर रहा है तो ईरान के ऊपर यूएस कार्ड सैंक्शन लगा सकता है, या नॉर्थ कोरिया से भारत परचेज कर रहा है तो भारत के ऊपर यहाँ पर फिर से कार्ड सैंक्शन लगा सकता है। तो कार्ड सैंक्शंस इन तीनों कंट्रीज के अगेंस्ट में लगा सकता है, क्योंकि यूएस का जो रिलेशन है वो आज के टाइम पर इन तीनों ही कंट्रीज के साथ काफ़ी हद तक बेकार देखने को मिलेंगे। यूएस नहीं चाहता कि इन तीनों कंट्रीज के साथ किसी भी कंट्री के डिफेंस रिलेशन ग्रो होते हुए देखने को मिले। ठीक है, कार्ड्स और सैंक्शंस की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी। ठीक है, 2017 में यहाँ पर इसको इनेक्ट किया गया था जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ये जो एक्ट है बेसिकली इसका मेन काम है कि रशिया को टैकल करना। ठीक है, क्योंकि रशिया ने क्या करा, यूक्रेन का अंदर जो क्रीमिया वाला रीजन था उसको हथियाया, वहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन किया। इसकी वजह से साथ ही साथ यहाँ पर यूएस के अंदर जो 2016 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपनी मेडलिंग करी थी, इसके अंदर बीच में घुस के आया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि रशिया को यहाँ पर टैकल करने के लिए यूएस ने कार्ड्स सैंक्शंस को इनेक्ट किया और रशिया को टैकल करने के लिए यहाँ पर बनाया। साथ ही साथ यहाँ पर अल्टीमेट गोल यही है कि रशिया सरकार के पास पैसा ना पहुँचे, रशिया सरकार यहाँ पर पैसा ना कमा पाए, ये मेन फोकस रखा गया है। और आज के टाइम पर हम लोग इतने रुपये की डील करें, 40,000 करोड़ रुपये की डील करें तो ये सारा पैसा रशिया के अकाउंट में ही जाने वाला है। तो इस चीज़ से यहाँ पर यूएस काफ़ी हद तक चिढ़ा हुआ है और इसके बदले में यूएस काफ़ी हद तक हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर कार्ड्स के सैंक्शंस लगा सकता है, वो यहाँ पर आर्टिकल में ऑथर ने मेंशन किया है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये कार्ड्स और सैंक्शंस क्या है इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा सारी चीज़ें, ये कैसे कैसे शुरुआत हुई थी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं कार्ड्स और सैंक्शंस के बारे में। ठीक है, इस सैंक्शंस में होता क्या है, मान लो इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए, जैसे कि आज के टाइम पर तुर्की के ऊपर है, चाइना के ऊपर ये सैंक्शंस देखने को मिलेंगे। मान लो ये सैंक्शंस लगाए गए, इसके अंदर क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस सस्पेंड कर देगा उस कंट्री का। साथ ही साथ जो अमेरिकन इक्विटी या डेट इन्वेस्टमेंट है वो बैन कर देगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अमेरिकन। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो लोन मिलता है यूएस की साइड से वो नहीं मिलेगा, यूएस के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई भी लोन नहीं देंगे उस कंट्री को। प्लस यहाँ पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो सब भी लोन नहीं देंगे। तो मतलब एक तरीके से कंट्री का कनेक्शन काफ़ी हद तक टूट जाएगा, कंट्री को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर उसके ऊपर ये सैंक्शंस लग जाते हैं तो। ठीक है, अब आप देख पाओगे इंडिया के ऊपर काफ़ी हद तक चांसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जब इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि उनको कह के भेजा गया था कि आप लोग इंडिया से बात करना कि इंडिया यहाँ पर S-400 डील को ना करे, ठीक है, रशिया के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब S-400 डील को एकदम एग्जैक्टली ना करे ये तो नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो यहाँ पर बोला है कि इंडिया के ऊपर कार्ड्स के सैंक्शंस लगने का पूरा पूरा डर है। इंडिया के ऊपर कार्ड्स के सैंक्शंस लग सकते हैं अगर यहाँ पर रशियन कॉपरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज जो कि लगातार ग्रो हो रही हैं, जो कि काम की चीज़ नहीं, मैंने यहाँ पर उसको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल में क्या एग्जैक्टली बातचीत की गई है। आप देखो यहाँ पर जो सैंक्शंस है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। इससे क्या होगा, इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब देखने को मिलेंगे आज के टाइम पर। इनफैक्ट भारत और यूएस के जो रिलेशन है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे अगर यूएस इस प्रकार के सैंक्शंस लगाता है तो। अब बात करते हैं हम लोग रशिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशन की, तो रशिया के साथ हमारे डिफेंस रिलेशन लगातार कम हो रहे हैं। 2011-15 के अंदर, 2000 फिर उसका 16 से 20 के अंदर लगातार हमारे रिलेशंस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया है। और उस रिपोर्ट का नाम है स्टॉकहोम बेस्ड डिफेंस थिंक टैंक सिप्री, जिसको हम लोग सिप्री बोलते हैं। इसने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसने यहाँ पर बोला है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें साल 2020-21 के अंदर लगातार तेजी से आप देख पाओगे बहुत सारी डील्स के बारे में चर्चा हो रही है। आज के टाइम पर भारत रशिया से क्या परचेज कर रहा है, रशिया से S-400 सिस्टम परचेज कर रहा है, उसके बाद KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर परचेज कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर रहा है और भी AK-203 असॉल्ट राइफल्स का प्रोडक्शन कर रहा है। तो आप कह सकते हो आज के टाइम पर अभी कुछ सालों के अंदर लगातार आपको ज़्यादातर कॉपरेशन देखने को मिलेगा रशिया के साथ। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि लगभग आप ये देखने को मिलेगा कि ये जो S-400 सिस्टम है वो ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है पिक्चर के अंदर, ये है S-400 सिस्टम जो कि हम लोग परचेज कर रहे हैं रशिया से। ओके, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि रशिया के साथ जो हमारा डिफेंस कॉपरेशन है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, डिफेंस डील काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पर अगर ये सैंक्शन लगते हैं तो इससे काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना, यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना के ऊपर ये सैंक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाइना को ऊपर यहाँ पर ये कार्ड्स के सैंक्शन लगा रखे हैं, तुर्की के ऊपर ये कार्ड्स के सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बोला है जब लॉयड ऑस्टिन भारत के अंदर आ रहे थे, ये विजिट पर थे, मार्च में इन्होंने विजिट करी है, तो इनको कह के भेजा था कि इंडिया को यहाँ पर एक तरीके से
खतरा रहने वाला है। इंडिया को यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि खतरा देखने को मिलेगा कार्ड से सैंक्शंस का। और ये जो कह के भेजा था किसने, वो एक कमेटी है वहाँ की, पावरफुल कमेटी, उसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर ऑथर मेंशन ये कर रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया के ऊपर चांसेस हैं कि कार्ड से सैंक्शंस लग सकते हैं, जिस प्रकार से आज के टाइम पर हमारा रशिया के साथ कॉपरेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये है इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है फ्री पावर एट अ बिग प्राइस करके। यहाँ पर क्या मेंशन करा गया कि देखो आज के टाइम पर इलेक्शंस आ रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोग फ्री में बिजली प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्री में बिजली प्रोवाइड भी करवा रही हैं, लेकिन इससे काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या क्या बताया गया। देखो बहुत सारी जगह पर आपको लगभग देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ दे रही है एग्रीकल्चर के ऊपर। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जैसे पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर 1 रुपये पर यूनिट आपको देखने को मिलेगा, 1 रुपये यूनिट से भी आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, साथ ही साथ बोला गया ये कहीं ना कहीं एक इनएफिशिएंट स्टेप है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रही हैं, और उसके बाद उसकी वजह से यहाँ पर पावर आउटेज बार बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रखी है। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर सब्सिडी का बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक उसके ऊपर अमाउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पैसा सारा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये एक तरीके से पावर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर 7 से 8 पर यूनिट पहुँच चुका है, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे घरों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी बढ़ चुका है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है छोटे छोटे घरों की, जैसे लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, टीवी, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो लगभग 50 यूनिट पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़ाकर 100 यूनिट पर मंथ कर दिया गया। अगर मान लो किसी घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसके घर में 100 यूनिट पर मंथ आ रहा है। ठीक है, 100 यूनिट पर मंथ चार्ज किया जा रहा है। या फिर किसी घर के अंदर AC आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हाई एंड एप्लियंसेस आ गए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर मंथली जो कंजम्पशन है वो 200 से 300 यूनिट तक का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पावर फ्री अपने आप में यहाँ पर आप कह सकते हो ये प्रोवाइड किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। यहाँ पे बोला गया है कि मान लो कुछ भी है तो आपको 200 यूनिट तक की आप बिजली खर्च कर रहे हो तो 200 यूनिट तक का तो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। पावर कंजम्पशन 200 यूनिट तक की फ्री कर रखी है, तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपको फ्री देखने को मिलेगा। लेकिन इस फ्री पावर की वजह से आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर जो सरकार का एक्सपेंस है, सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सरकार को यहाँ पर पैसा खर्चना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये खर्चा बढ़ चुका है। तमिलनाडु के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ फ्री देखने को मिलेगा, पावर काफ़ी हद तक फ्री देखने को मिलेगी। इससे बोला गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार है उसके ऊपर ही खर्चा बढ़ता है, उसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो कि सब्सिडी का बर्डन वगैरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज के टाइम पर काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। इसके बदले में जैसे जैसे यहाँ पर आप फ्री पावर प्रोवाइड करवा रहे हो, फ्री पावर प्रोवाइड करवाने की वजह से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सोलर एनर्जी के यूज़ किया, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉपर इस्तेमाल किया है, सोलर एनर्जी अपने रूफ टॉप पर लगवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारे एरियाज़ में, देखो ऑब्वियस बात है जहाँ पर ज़रूरत है आप लिमिटेड प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, लिमिटेड वे में आप ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्री प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन आप खुले में सभी को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे तो जो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कि लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर क्या क्या चर्चा की गई। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कुछ आइडियाज़ है जो कि यहाँ पर इस जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे। आप लोग यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री ना करने के बजाय आप लोग कुछ ना कुछ छूट दे सकते हो। मान लो आप यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मत करवाओ, आप 200 रुपये पर महीना छूट दे सकते हो। मान लो आपका जो भी बिजली का बिल आया है, ठीक है, उस पर 200 रुपये छूट दे दो। या फिर अगर मान लो किसी के घर के अंदर कुछ ज़्यादा सामान है, कुछ मतलब जैसे कि आप कह सकते हो यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, फ्रिज है, AC है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा छूट दे सकते हो, एडिशनल छूट दे सकते हो। तो आप एडिशनल छूट दे के काम चला सकते हो। ठीक है, फ्री पावर से काफ़ी हद तक दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, और फ्री पावर आज के टाइम पर सस्टेन नहीं कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब आप जो प्रॉमिस कर रहे हो फ्री पावर का, वो आने वाले टाइम पर सस्टेन नहीं करेगा, वो यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आई होप आपको ये आर्टिकल भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई बूस्ट टूरिज्म को लेकर है। जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है आज के टाइम पर काफ़ी हद तक बेकार देखने को मिलेगा, हमारा टूरिज्म सेक्टर काफ़ी बुरी तरह से हिट हो चुका है। अब आर्टिकल में ये जो है पोर्शन एक तरीके से काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर कुछ डेटा है, इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट किया है। इंडिया का जो एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस इन ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स है, इसके अंदर इंडिया की रैंक लगातार इंप्रूव हो रही है।
साल 2000 के अंदर अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर के अंदर इंडिया की इंडेक्स 65 थी, 2017 के अंदर 40 हुई, 2019 के अंदर 34 हुई, 2000 आप कह सकते हो 2019 के अंदर जो ये ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स है इसके अंदर भारत की रैंक काफ़ी अच्छी हो गई है। आज के टाइम पर बोला गया है देखो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टूरिज्म इंडेक्स के अंदर निकल कर आएगी, तो आप लोग यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस करो, इंडिया को ज़रूरत भी है। इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लोगों के पास काम करने का अवसर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो इससे यहाँ पर लोग पैसा खर्चेंगे, प्लस इकोनॉमी भी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, तो इस आर्टिकल में ये डेटा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया है। अदरवाइज यहाँ पर इस आर्टिकल में कोई ऐसी खास बात देखने को मिलेगी नहीं, वही सारी नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आप लोग कवर करते हुए आते हो। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर चर्चा हो रही है आईएस वर्सेस तालिबान, इस्लामिक स्टेट खुरासन की बात हो रही है। ठीक है, आज के टाइम पर आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक आर्टिकल हमने कवर किया था, अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है, कुंदुज के अंदर यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला। एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 लोगों की जान गई कम से कम। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है इसकी जिम्मेदारी ली है इस्लामिक स्टेट खुरासन ने। आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर दो यहाँ पर आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले, एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान खुद आ गया और उसकी लड़ाई हो रही है आज के टाइम पर इस्लामिक स्टेट खुरासन से। इस्लामिक स्टेट या खुरासन क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर इस्लामिक स्टेट का गोल क्या है, देखो इस्लामिक स्टेट का गोल यह है, जो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस हैं। इस्लामिक स्टेट जो खुरासन है ना, ये इस्लामिक स्टेट की एक छोटी सी ब्रांच है। खुरासन चाहता है मैं पूरे एशिया के अंदर कब्जा करूँ, ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है पूरा का पूरा एशिया के ऊपर रहे। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो अलग अलग, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे अफ्रीका के अंदर मगरेब वाला रीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मगरेब इस्लामिक स्टेट मगरेब यहाँ पर चाहता है कंट्रोल करना, तो ये अलग अलग है। गोल ऑफ आईएसआई मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासन का गोल क्या है, इसका गोल है कि यहाँ पर इस वाले एरिया के ऊपर, एशिया वाले एरिया के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना। अब आपका होगा चाइना के ऊपर भी, बिल्कुल यहाँ पर इस्लामिक स्टेट खुरासन का गोल यही है कि चाइना के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर हम लोग इस्लामिक स्टेट को हावी करना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बोला गया अफगानिस्तान के अंदर कोई भी पावर में आ जाए, ठीक है, या फिर खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो शांति है वो ऐसी रहने वाली है, शांति कभी बनेगी नहीं। ऐसे लगभग बॉम्ब टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी ये बॉम्ब टारगेट जो हुआ था इसको लेकर चर्चा की गई है। मैंने आपको बताया कहाँ पे बॉम्ब टारगेट हुआ था, ये एक यहाँ पर सुसाइडर बॉम्बर था, ठीक है, जो कि एक तरीके से अपने आप में बॉम्ब लगा के उड़ गया, जिसको हम लोग सुसाइडर बॉम्बर बोलते हैं। ठीक है, ये इसने यहाँ पर टारगेट किया है और इसमें इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको बता देता हूँ इस्लामिक स्टेट खुरासन क्या है। देखो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर इस्लामिक स्टेट खुरासन को पढ़ने के लिए मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट किया। जो भी इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने देखा होगा। इस्लामिक स्टेट खुरासन की बात करें तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी संगठन है, जिसको बनाया गया था साल 2015 में। पाकिस्तानी नेशनल फॉर्मर कमांडर थे, फॉर्मर कमांडर था किसका, तहरीक ए तालिबान का, तो इसने यहाँ पर इसको बनाया था। साथ ही साथ आज के टाइम पर इस्लामिक स्टेट खुरासन की बात करें तो इसके लिंक अलकायदा के साथ भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखने को मिलेंगे। प्लस इस्लामिक स्टेट खुरासन ने बहुत सारे सेवरल अटैक किए, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे अटैक किए, पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक किए, बहुत सारे लोगों को मारा है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे इसका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया है, एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में क्लियर करिए ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।